अगला जो प्रभावित करने वाले कारकों में हम बात करते हैं वो है इसका प्रभाव, दाब का प्रभाव। ये तीसरा फैक्टर है जो गैस के अधिशोषण को प्रभावित करता है। तो इसके लिए दो बातें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अधिशोषण की मात्रा। क्या होगी अधिशोषण की मात्रा? बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अधिशोषण की मात्रा को हम x/m से प्रदर्शित करते हैं। बटे का मतलब क्या है यहां पर? x/m। m यदि मैं कहूं m बराबर 1 तो इस शब्द को अपन कहते हैं इकाई। एक इकाई और बटे में है तो क्या शब्द होकर आता है? बटे में यदि है तो प्रति इकाई। तो m का मतलब है प्रति इकाई द्रव्यमान, यानी कि एक इकाई द्रव्यमान पर कितनी मात्रा में गैस जो है वो अधिशोषित हो रही है, उसे कहते हैं अधिशोषण की मात्रा। प्रति इकाई द्रव्यमान किसका है? प्रति इकाई द्रव्यमान ये है अधिशोषक का। कि ये जो अधिशोषक जो हमने ठोस लिया है, ये जो ठोस अधिशोषक है, इसके ये इकाई द्रव्यमान में मीन्स m में कितनी मात्रा में ये गैस अधिशोषित हो रही है, इसे अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। और अधिशोषण की मात्रा जो है वो किस पर निर्भर करती है? दाब पर निर्भर करती है। यानी कि दाब लगाने से यानी दाब बढ़ाने से या दाब को कम करने से ये जो अधिशोषण की मात्रा है या अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा है, ये प्रभावित होती है। तो इसको हम सबसे पहले एक परिभाषा आती है, उसे कहते हैं अपन अधिशोषण समतापी। ध्यान से समझिएगा, अधिशोषण समतापी। समतापी, सम मतलब समान, ताप। यदि आपका टेम्परेचर समान है, समान मतलब हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, स्थिर टेम्परेचर ले लिया, और स्थिर टेम्परेचर पर यदि हम इसके मध्य संबंध बताएं, अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य जो संबंध को बताते हैं, उसको कहते हैं अपन अधिशोषण समतापी। तो अधिशोषण समतापी की परिभाषा क्या हो गई कि स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य संबंध को अधिशोषण समदाबी कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? इस इकाई द्रव्यमान पर दाब डालेंगे। तो दाब डालने पर हम देखेंगे कि ये जो दाब है, तो दाब को मैंने x अक्ष पर ले लिया और अधिशोषण की मात्रा को मैंने y अक्ष पर ले लिया। तो हम देखेंगे कि यदि हम दाब को बढ़ाते जाएं तो कब तक गैस अधिशोषित होती है। तो जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते हैं, अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, लेकिन एक स्थिति पर जाकर ये फिक्स हो जाती है, मीन्स इसके आगे नहीं बढ़ती। इसे कहते हैं संतृप्ति दाब। बहुत सिंपल से अगर अपन बात में समझे कि मान लीजिए आप किसी वस्तु को दबा रहे हैं, तो वो शुरुआत में दबती हुई चली जाएगी, और दबती हुई कब तक चली जाएगी? जब तक वो दब सकती है, उसके बाद वो दबना बंद हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं अपन, ये जो स्थिति है इसको कहते हैं संतृप्ति दाब। PS सैचुरेशन प्रेशर। संतृप्ति दाब मीन्स इससे अधिक दाब लगाने पर
गैस के अधिशोषण पर गैस का अधिशोषण नहीं होगा। इसे कहते हैं अपन, दोबारा समझिए क्या कह रहे हैं अपन ने इसके मध्य संबंध बताया, प्रेशर और अधिशोषण की मात्रा x/m के मध्य। क्या बताना चाह रहे हैं अपन ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आप दाब लगाते हो, दाब का मान बढ़ाते हो, तो ये जो आपका ठोस अधिशोषक है इकाई द्रव्यमान का, इसमें कितनी मात्रा में गैस अधिशोषित होगी। तो क्या नजर आ रहा है कि शुरुआत में जब हम दाब बढ़ा रहे हैं तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन एक स्थिति पर आकर ये स्थिर हो गई। स्थिर होने का मतलब अब इससे ज्यादा दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ेगी। चौथा पॉइंट, यह ताप का प्रभाव। ताप का, ये भी बहुत सिंपल था। यहां पर हम दाब को स्थिर रखेंगे और दाब को स्थिर रखने के बाद टेम्परेचर में परिवर्तन करेंगे और किसके मध्य संबंध बताएंगे, अधिशोषण की मात्रा और ताप के मध्य संबंध बताएंगे। तो ताप का प्रभाव ये किस पर होता है, स्थिर दाब पर। तो यहां पर प्रेशर को क्या कर देते हैं अपन, कांस्टेंट कर देते हैं, और जब प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो उसके बाद हम टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं, और टेम्परेचर में जब परिवर्तन करते हैं तो हम देखते हैं कि x/m अधिशोषण की मात्रा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। इन दोनों के मध्य जो संबंध है इसको कहते हैं अपन अधिशोषण समदाबी। अधिशोषण समदाबी, तो ऊपर मैंने आपको बताया समतापी। समतापी का मतलब जब आपने ताप को समान रखा, और समदाबी का मतलब आपने जब दाब को समान रखा। तो बिल्कुल ऊपर जैसी परिभाषा हो जाएगी, अंतर केवल क्या हो जाएगा, स्थिर दाब, ताप की जगह अब आ जाएगा स्थिर ताप। तो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य संबंध को अधिशोषण समदाबी कहते हैं। अब ये भी क्या है, ग्राफ है, इस ग्राफ को समझ लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि अधिशोषण किस प्रकार की घटना है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि यदि आपने ताप को बढ़ाया तो ताप बढ़ाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होगी। मीन्स यहां पर डेल्टा एच का मान नेगेटिव होगा। तो अगर आपने ताप को बढ़ाया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अधिशोषण की मात्रा कम हो जाएगी। तो अधिशोषण की मात्रा कम हो जाएगी। तो अगर अपन कहें कि शुरुआत में ताप क्या है, कम है, तो ये y एक्स पर मैंने टेम्परेचर ले लिया, x पर मैंने x/m अधिशोषण की मात्रा ली। तो शुरुआत में जब टेम्परेचर कम है तो उस समय अधिशोषण की मात्रा मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे अधिशोषण कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। अधिशोषण कम होता चला जाएगा तो क्या बढ़ता चला जाएगा, विशोषण। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होने के कारण अधिशोषण की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन विशोषण, विशोषण का मतलब होता है अधिशोषक की सतह से गैस अधिशोष्य का हटना। तो विशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। धन्यवाद। ये जो मैंने आपको बताया, ये किसके लिए बताया मैंने आपको, भौतिक अधिशोषण। ये मैंने आपको बताया भौतिक अधिशोषण के लिए, कि भौतिक अधिशोषण के लिए यदि आप ताप बढ़ाओगे तो इस प्रकार से अधिशोषण की मात्रा कम होती चली जाएगी।
संबंध को किसके लिए बात करें? रासायनिक अधिशोषण के लिए। अगर अपन इस ताप के प्रभाव का संबंध किसके लिए देखें? रासायनिक अधिशोषण के लिए। अभी किसके लिए देखा था अपन ने? भौतिक अधिशोषण के लिए। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि शुरुआत में आपको पता है रासायनिक बंध कैसा होता है? प्रबल होता है। और रासायनिक बंध प्रबल होता है तो उसको तोड़ने के लिए हमें एक निश्चित मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यदि आप शुरुआत में बात करें, ग्राफ खींचे रासायनिक अधिशोषण में टेम्परेचर और अधिशोषण की मात्रा के मध्य, तो शुरुआत में जो है सक्रियण ऊर्जा बढ़ने के कारण एक स्थिति तक, सक्रियण ऊर्जा बढ़ने के कारण एक स्थिति तक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। उसके बाद ये मात्रा स्थिर हो जाती है। स्थिर होने के बाद फिर विशोषण की मात्रा बढ़ती जाती है, अर्थात अधिशोषण की मात्रा कम होती चली जाती है। क्योंकि इसमें फिर वही बात आ जाती है कि ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा कम होती चली जाएगी। प्रारंभ में सक्रियण ऊर्जा के कारण ये जो है अधिशोषण बढ़ रहा है, लेकिन जब अणु पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगे उसके बाद अधिशोषण की दर कम होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, अर्थात विशोषण की दर बढ़ जाएगी। तो यहां हमने देखा यदि आपका भौतिक अधिशोषण है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इस तरह से अधिशोषण की मात्रा कम होती है, मीन्स अधिशोषण की मात्रा ज्यादा से कम होती है। जबकि यहां पर रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध के कारण सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अणु सक्रियण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इसके कारण प्रारंभ में अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है और एक अधिकतम मान प्राप्त करने के बाद ये अधिशोषण की मात्रा कम होती चली जाती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा अधिशोषण का सक्रिय। अधिशोषण का सक्रिय पांचवा प्रभावित करने वाला अधिशोषक का सक्रियण। इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल सा मतलब है कि ये आपका कौन है? ठोस अधिशोषक है। यदि हम इसकी अधिशोषण क्षमता को बढ़ा दें तो उसी को कहते हैं अधिशोषक का सक्रियण। अधिशोषक, ठोस अधिशोषक की अधिशोषण की क्षमता को बढ़ाना, ठोस अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। तो किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं? उसका बहुत सीधा सा तरीका है कि जैसे आपने ठोस के बड़े अणु लिए हैं तो उसकी जगह आप कैसे अणु लो? छोटे अणु। और सबसे अच्छा उसको चूर्ण के रूप में यदि लो तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यदि हम ठोस अधिशोषक को चूर्ण के रूप में लेते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाती है। यदि आप रंध्र युक्त छोटे छोटे छेदों रंध्र युक्त अधिशोषक में तो भी अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। अधिशोषक की क्षमता, अधिशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया ठोस अधिशोषकों पर गैस का अधिशोषण। इसमें मैंने आपको 5 कारक बताए जो प्रभावित करते हैं। पहला गैस या अधिशोष की प्रकृति, दूसरा
अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा दाब का प्रभाव, चौथा ताप का प्रभाव और पांचवा अधिशोषक का संकीर्ण। यहां पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो बनता है यहां से और यहां से। ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट है जहां से आपका प्रश्न बनता है। धन्यवाद।